माय चैनल लर्न विद की। आज हम पढ़ेंगे मर्केंटाइल लॉ के बारे में। ये बीआरएफ का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मर्केंटाइल लॉ होता क्या है। मर्केंटाइल मतलब होते हैं कि जो भी कॉमर्शियल लॉ होती है, एक टाइप से कहे तो कि जो भी व्यापारी वगैरह से रिलेटेड होती है। तो कहता है कि हमें पता है कि अगर हमें शांति से अगर रहना है हमारी जो भी कंट्री है वहाँ पे, तो रूल्स की मतलब रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, क्योंकि जो रूल्स होते हैं वो क्या लेके आते हैं, हमारे लिए राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस लेके आते हैं। और अगर हमें हमारे ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करना है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो गवर्नमेंट क्या बनाती है, हर देश में कुछ रूल्स बनाती हैं, ठीक है। उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि क्यों बनाए जाते हैं लॉ, तो ऑब्जेक्ट होता है लॉ बनाने का कि ऑर्डर मेंटेन रहे देश में, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा ऑर्डर का कि भाई हर सिक्योरिटी रहेगी फ्यूचर के लिए हर किसी की, ठीक है। अब तो बात आती है मर्केंटाइल लॉ। तो जो रूल्स रिलेटेड हैं इंडस्ट्री से, बिजनेस से, प्रोफेशन से, उन्हें हम बोलते हैं कॉमर्शियल या मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशंस जो बिजनेस या इंडस्ट्री कंट्रोल करती है। ये जो लॉ होती है ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रूल्स होता है जो फॉलो किए जाते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के द्वारा और ट्रांजेक्शन्स के द्वारा। लेकिन इंडिया में आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये बताना कि मर्केंटाइल लॉ कैसे अलग है दूसरे लॉ से, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई ऐसे प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं मिलती। जर्नल सेंस में कहते हैं जो मर्केंटाइल लॉ है उसका मतलब है रूल्स और रेगुलेशन जो डायरेक्टली लिंक होते हैं बिजनेस से और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ से, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, वो पार्ट लॉ का जो रेगुलेट करता है जो भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, किसी भी मर्चेंट से रिलेटेड, वो क्या कहलाता है, कॉमर्शियल या मर्केंटाइल लॉ। कॉमर्शियल लॉ जिसमें जो लॉ है वो एप्लीकेबल है ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन से, किसी भी मर्चेंट, बैंकर्स की, ट्रेडर्स की, वो डिनोट करती हैं इसको। अब बात आती है मर्केंटाइल लॉ का स्कोप, मतलब ये किन को इंक्लूड करता है। प्रेजेंट डे के सिनेरियो में देखें तो मर्केंटाइल लॉ ना मतलब कन्फाइंड नहीं है, ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी तक ही, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो हर मेंबर से सोसाइटी के। एग्जांपल से के लिए कहें तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एप्लीकेबल है बिजनेस में ही नहीं बल्कि नॉन बिजनेस में भी। आप डेली नेचर में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो, ठीक है। तो यही बता रखा है कॉमन मैन है, डे टू डे में एक्सपीरियंस करता है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो मर्केंटाइल लॉ जो है उसका स्कोप वाइड है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, ये सारे चैप्टर्स आएंगे, हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन्हीं एक्ट को मर्केंटाइल लॉ कवर करके चलता है। अब बात आती है कि सोर्स क्या है इंडियन मर्केंटाइल लॉ का। पहला है स्टैट्यूट्स, मतलब लॉ, कानून, प्रोविजंस। तो ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये कौन इनेक्ट करता है, लोकसभा और विधानसभा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो रूल्स होते हैं ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं टाइम टू टाइम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए कहे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट। फिर है इंग्लिश कॉमन लॉ, कहता है कि सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडियन मर्केंटाइल लॉ का कि कोई भी क्लियर कट रूल नहीं है, ठीक है, मतलब एक टाइप से कहते हो कोई क्लियरिटी नहीं है रूल्स की। जो इंग्लिश लॉ रहे हैं, इंग्लैंड वगैरह के जो रूल्स रहे हैं वहाँ पे जो इंग्लिश कॉमन लॉ रही है उन्हीं को ही कंसीडर किया जाता है। एक टाइप से कहते हो ओल्ड इंग्लैंड के जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, उन्हीं को ही ध्यान में रखा जाता है। ये किस पर बेस है, ब्रिटिश जजेस जो यूज़ करते थे अपने वर्डिक्ट वगैरह डिसीजन लेने के लिए, उनके ऊपर बेस है 12th सेंचुरी के लास्ट फेज में। अब बात आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। जो किंग है ना इंग्लैंड का, डेप्यूटेड चांसलर है जो लिसन करता है लोगों की ग्रीवियंसेस को और शॉर्ट आउट करता है उनके डिस्प्यूट्स को, ठीक है। लेकिन जो चांसलर है उसके खुद के कोई रूल्स नहीं है और ना ही उसने कॉमन जो सोसाइटी के जर्नल रूल्स हैं उनको एक्सेप्ट किया है। वो शॉर्ट आउट करता है डिस्प्यूट्स को जो भी नेचुरल जस्टिस के रूल्स वगैरह उनके बेस पर, इसीलिए इनको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ठीक है। और जो कोर्ट ऑफ चांसलर होते हैं उनको बोलते हैं कोर्ट ऑफ इक्विटी, लाइक एज इंग्लैंड, इंडिया, ठीक है, ये सब बता रखा है। फिर आता है इंडियन कस्टम एंड यूसेज। यूसेज मतलब यूज़ करना, तो जो जिस तरीके से हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, तो जो लोग हैं इंडिया के वो हमेशा इन्फ्लुएंस होते हैं इंडियन कस्टम से, उसके यूजेस से। एट टाइम अभी देखें तो जो ये कस्टम है ये इफेक्टिव है और जो इनका इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है रिटर्न रूल्स और रेगुलेशंस पे। जो मर्केंटाइल लॉ है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन देते हैं कस्टम और ट्रेडिशंस को। जैसे कि हुंडी है, हुंडी क्या होता है, एक वर्बल रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो पे करता है एक स्टेटेड सम, ठीक है। इसी पार्ट मतलब एक टाइप से कहते हैं निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है, जिसको हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। तो फिर बात आता है कि एक टाइप से ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फिर बात आता है लीडिंग केसेस। लीडिंग केसेस मतलब दो वर्डिक्ट होते हैं, ठीक है। जो भी ओल्ड वर्डिक्ट हैं वो एक सोर्स बन जाते हैं या रिकॉग्नाइज किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा कन्वेंशन के रूप में। मतलब पुराने टाइम में जो भी भाई केस वगैरह हुए होंगे उनको हमें एज ए एग्जाम्पल सेट करके चल सकते हैं, ठीक है।
लॉ की ज़रूरत क्यों है? लॉ की ज़रूरत है ताकि जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह अराइज हो रहे हैं उनको हम सोल्व कर पाएँ। डिस्प्यूट्स अगर सोल्व हो जाएंगे तो ही पीस रहेगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट होते हैं रूल्स को सेट करना ताकि हर बार जब सेम सिचुएशन अराइज हो तो उन्हीं रूल्स को हम यूज़ कर पाएँ और डिस्प्यूट्स को हटा पाएँ, ठीक है। क्योंकि जो नेसेसिटी होती है वो ही इन्वेंशंस की जर्नी है, ठीक है। मतलब इन्वेंशंस होते क्यों हैं? क्योंकि ज़रूरत होती है। अब नीड क्यों होनी, मतलब ज़रूरत क्यों है कि हमें मर्केंटाइल लॉ की नॉलेज हो? क्योंकि आज के टाइम में जो लॉ हैं, ठीक है, मतलब जो लैंड है वहाँ पे बहुत सारे रूल्स अवेलेबल हैं और लोगों को उनकी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बच नहीं सकता इन लॉ को इग्नोर करके। इग्नोरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सक्यूज़ दे सकते हो कि मैंने तो ध्यान नहीं दिया। अगर आप गिल्टी होते हो लॉ की नज़र में तो आपको क्या माफ़ नहीं किया जाएगा, आपको सज़ा मिलेगी। तो ये क्या डिमांड करता है एब्सेंस ऑफ लॉ ना? तो ये डिमांड करता है कि हमारे राइट्स की और फुलफिल करवाता है हमारी ऑब्लिगेशंस वगैरह को, ठीक है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, तो ये क्या कहता है हमें? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अन इंट्रोडक्शन, ठीक है, 1872। ऑब्जेक्टिव नहीं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना वो इंपॉर्टेंट पहले से रखता है मर्केंटाइल लॉ में, ठीक है। जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, डॉक्टर, टीचर वगैरह, वो इस एक्ट के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। हम फील कर सकते हैं इसके इम्पैक्ट को हमारे दिन डेली के डेली लाइफ में, क्योंकि हम लॉ ऑफ लैंड पे रहते हैं, मतलब रूल्स फिक्स हैं। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है हमारे जीवन पर। जो लॉ है वो कुछ रूल्स देता है लोगों को और लॉ रूल्स के साथ साथ कुछ ऑब्लिगेशंस भी देता है। राइट्स तो मिलते हैं हमें सिटीजन्स को कि हमें ओपनली बोलने का अधिकार है, अपने अकॉर्डिंग नेता चुनने का अधिकार, वैसे हमारी कुछ जिम्मेवारीज भी होती हैं। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से। जो ये एक्ट है ये स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है कॉमर्शियल सेक्टर को, क्योंकि मेजर पार्ट है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कमिटमेंट करना कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जब हम एंटर होते हैं तो हम उसको फॉलो करें। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ऑब्लिगेटरी है, दैट इट दिस इज़ डन एंड फोर्स करता है डिफ़ॉल्टर को कि हमें उसका सम्मान करना है, जो भी कमिटमेंट किया उनको फॉलो करना है। जो ऑब्जेक्टिव है लोगों को यही है कि मेंटेन करना ऑर्डर, ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो, लोग सेफ फील करें, सिक्योर फील करें। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यही है कि जो सेक्शन 1 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो क्या बताता है कि इसका नाम रीनेम किया गया था, इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। जो एप्लीकेबल है पूरे देश में। ये जो एक्ट है इनेक्ट किया जाता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इंडिया की, कब? 25 अप्रैल 1872 को, लेकिन ये लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट क्या बताता है कि जितने भी प्रोविज़न वगैरह हैं ना, रेगुलेशंस वगैरह हैं, वो एक्सप्रेसिवली मतलब क्लियर रूप से यहाँ पे नहीं बताए गए हैं, ना ही कस्टम वगैरह में उनके ऊपर बताया गया है, ठीक है। अब बात आती है डिवीज़न ऑफ द एक्ट। तो बिगिनिंग में बहुत सारे एक्ट होते थे एक ही एक्ट के अंतर्गत, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था, इंडियन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, लेकिन अब इसके स्कोप को ना थोड़ा लिमिटेड कर दिया गया। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए नया एक्ट आ गया 1930 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। और जो भी पार्टनरशिप एक्ट है उसके लिए भी नया एक्ट बना दिया गया है। तो अब ये एक्ट नए बनने के कारण इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड हो गया है। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 देखें तो पुराने टाइम में तो ये सारे एक्ट इसके अंतर्गत आ जाते थे, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल, इंडिमनिटी गारंटी, बेलमेंट और एजेंसी ही आता है। कुछ फंडामेंटल डेफिनेशन है, इनकी नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप जब बीआरएफ में अलग अलग टर्म्स को पढ़ोगे, अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। जैसे प्रपोजल क्या होता है? जब कोई पर्सन प्रस्ताव रखता है, ठीक है, एक पर्सन सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस दूसरे को कुछ करने की या ना करने की, ठीक है। जैसे कि अनिल कहता है कृष्ण से कि मैं आपका स्कूटर 5,000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उसने प्रपोजल रखा है कि मुझे आपका स्कूटर चाहिए। तो अब्सटेंसिज्म का मतलब यही है कि कुछ करने से रोकना किसी को, ठीक है। एक्सेप्टेंस एंड प्रोमिस, तो जिसको हमने प्रपोजल दिया है वो पर्सन जब उसको एक्सेप्ट करता है वो अपनी कंसेंट देता है। तो यही होता है कि जब पर्सन जिसे प्रपोजल दिया गया है वो बताता है अपनी कंसेंट को, अपने एग्रीमेंट को कि हाँ भाई मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ, वो आता है एक्सेप्टेंस के अंदर। मतलब एक्सेप्ट कर लेगा तो एक्सेप्टेंस हो गया, वो एक प्रोमिस बन गया। एग्जाम्पल अनिल कहता है ठीक है कृष्ण को कि हाँ मैं प्रिपेयर हूँ बेचने के लिए। अब बात है प्रोमाइजर और प्रोमाइजी। तो प्रोमाइजर तो वो पर्सन हो गया जो प्रपोजल देता है, और प्रोमाइजी वो पर्सन हो गया जिसको प्रपोजल जो मतलब प्रपोजल दिया जाता है जिसे, और जो एक्सेप्ट करता है। कंसिडरेशन वो अमाउंट होती है जो जैसे इनके बीच में जैसे 5,000 है और एक के लिए स्कूटर है। तो देखो जो एक्ट जहाँ पे डिजायर होती है प्रोमाइजर की प्रोमिसी को कोई भी काम करने के लिए उसे रोकने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक्ट होता है ये सोचना किसी काम को करने के लिए, या कंसिडरेशन होती है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है कंसिडरेशन में क्या है, अनिल स्कूटर को खरीदता है 5,000 रुपये में, तो उसके लिए कंसिडरेशन क्या है, अमाउंट ऑफ स्कूटर। जबकि कृष्ण के लिए क्या है, वो स्कूटर की अमाउंट जो उसे रिसीव हुई है, एक के लिए स्कूटर और एक के लिए स्कूटर की अमाउंट।
तो जो आपको रिसीव होगा वही कंसिडर। जैसे ए प्रॉमिस करता है बी को कि ना तू मेरे साथ कंपटीशन में मत, मतलब मेरे जैसा बिजनेस मत कर, इसके बदले मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा 5 साल के लिए। तो 1 साल मतलब ये प्रॉमिस हो गया उनके बीच में। अब बी है ना वो कंपटीशन फ्री मार्केट सेक्टर रख सकता है 5 साल के लिए, क्योंकि उसने 1 लाख का कंसिडरेशन दिया है। वो अमाउंट एक के लिए तो 1 लाख रुपये और एक के लिए वो कंपटीशन फ्री मार्केट है। एग्रीमेंट मतलब हर प्रोमिस या एवरी सेट ऑफ प्रोमिस जब वो कंसिडरेशन में आ जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। जैसे यहाँ पे 5,000 रुपये आए थे। फिर आता है रेसिप्रोकल प्रोमिस। तो जैसे रेसिप्रोकल मतलब एक के प्रपोजल देने पर दूसरा जब एक्शन लेता है तो प्रोमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल प्रोमिस। जैसे जहाँ पे ना एक पार्टी परफॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कंसिडरेशन अपॉन द अदर पार्टी जब परफॉर्म करती है। जैसे एग्जाम्पल अनिल ने प्रॉमिस किया था डिलीवर करने की स्कूटर कृष्ण को पर्टिकुलर डेट को, और फिर अनिल उसको पे कर देता है 5,000 रुपये तो उसी दिन। तो क्या होता है, रेसिप्रोकल दोनों के लिए हो गया ना कि एक तो डिलीवर कर रहा है और एक पैसे। वॉइड हो गया जो एग्रीमेंट मतलब ना हो जब पार्टीज के बीच में, या ऐसा एग्रीमेंट जो लोगों के द्वारा लागू ही नहीं हो सकता। जैसे निशांत प्रॉमिस करता है नेहा को कि मैं तुम्हारे लिए हवा में महल बनाऊंगा, तो प्रॉमिस ही नहीं हो सकता। तो ये क्या है, कभी भी, और मेरा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, तो नेवर एंडिंग वाला। जैसे अनडाइंग मतलब कभी ख़त्म ना होने वाला, तो ये वॉइड हो गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लो इसे लागू कर ही नहीं सकती। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब जो एग्रीमेंट लो लागू कर सकता है। और वॉइडेबल मतलब ऐसी कोई सिचुएशन जो लो के द्वारा वो मतलब इन्फोर्सेबल ही नहीं। जैसे अहमद एक यंग हो हेल्थी हॉर्स खरीदता है, ठीक है, और बाबू उसे मतलब कहता तो है कि मैं एक अच्छा हॉर्स खरीद रहा हूँ, बाबू कहता है कि वो अच्छा है लेकिन वो उसको एक बेकार हॉर्स बेच देता है, ठीक है। एक पार्ट में तो अहमद वो 1% तो बिल्कुल सही है और एक पार्ट में वो धोखाधड़ी हो रही है। तो मतलब इसके कारण क्या होगा, अहमद को नुकसान हुआ, गुस्सा होगा। तो ये क्या होगा, लॉ को ब्रेक कर रहा है ना, क्योंकि मतलब अपने व्यूज़ ओपनली एक्सप्रेस नहीं किए, कि काउंसिलमेंट हुई है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट है ना लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं हो पाता तो वो वॉइड हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बता रखा है प्रताप एक मूर्तिकार है, वो एक स्टैचू बनाता है बाबू के लिए 10,000 रुपये में। कुछ दिन बाद प्रताप के एक्सीडेंट हो जाता है, उसके दोनों हाथ चले जाते हैं, तो वो बना नहीं पाता क्योंकि हाथों से वो कर सकता था। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे वॉइड हो जाता है, क्योंकि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो पूरा नहीं हो रहा। प्लेंटिव वो पर्सन होता है जो मतलब कोर्ट में केस करता है, ठीक है, कि जब किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तोड़ दिया और उसके अगेंस्ट में केस किया। और डिफेंडेंट वो पर्सन होता है जिस पर केस किया जाता है, जिसने क्राइम किया है, ठीक है, अगेंस्ट होम शूट इज़ फील्ड। फिर बात आता है नेक्स्ट चैप्टर लीगल फॉर्मेलिटीज़ में रिटर्न एंड रजिस्टर की। जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो रिटर्न और रजिस्टर होना जरूरी है। देखो जो टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफाइन करती है कि ये जरूरी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो रिटर्न हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि भाई कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसे एज ए प्रूफ रख सकते हो विटनेस के रूप में। तो ये कंपलसरी ऐसा करना प्रोविजन और लॉ में। लेकिन कुछ लोग इसको ओरल भी रख सकते हैं, बोल दें, रिटर्न ना रखें। लेकिन लीगल स्टैंड पॉइंट में वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप उसको रिटर्न में नहीं रखोगे, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से रखोगे तो डिस्प्यूट वगैरह राइज होंगे, तो आपके पास प्रूफ नहीं होगा। तो इन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको रिटर्न में रखो, ताकि जो भी फॉर्मेलिटी वगैरह है वो देखी जा सके, एज ए प्रूफ हो, ठीक है। प्रोविजन है स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत कि भाई स्पेसिफाइड कोर्ट फीस भी ली जाती है, स्टैम्प वगैरह लगवाया जाता है, ठीक है। तो स्टैम्प एंड रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर होना जरूरी है। रिटर्न की क्यों ज़रूरत है, निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिस नोट चेक है, ये इनको हमें रिटर्न में होना जरूरी है। प्रोमिस करना किसी भी डेप्ट को किसी भी टाइम के बाद, ठीक है, मतलब जो बोरो की गई है और अब तक पे नहीं की गई लेकिन हम उसको बाद में पे करने के लिए प्रोमिस करें। ट्रांसफर ऑफ शेयर जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब जिसमें जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो उसको जॉइंटली ओन करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं, ठीक है, तो होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ट्रांसफर होना शेयर्स का, शेल मॉर्गेज लीज वगैरह इस केस में भी रिटर्न होना जरूरी है, ताकि लिखा जा सके हाँ ये प्रॉपर्टी थी जो हमने मॉर्गेज की है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का भी होना जरूरी होता है किसी भी कंपनी वगैरह के लिए जब वो इनकॉर्पोरेट होती है। रजिस्ट्रेशन की नेसेसिटी भी इसीलिए आती है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है वो नेचुरल लव और अफेक्शंस के कारण होता है अलग अलग पार्टीज़ के बीच में, ताकि उनके बीच में क्लियर रिलेशनशिप बताई जा सके, ना कि अब्सेंस हो कंसिडरेशन वगैरह, ठीक है। मतलब जब कंसिडरेशन ना हो उस अब्सेंस में। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत, डिबेंचर एंड मॉर्गेज के अंतर्गत, ठीक है। तो उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। ऐसे डॉक्यूमेंट जो जरूरी है रजिस्टर होने, तो इन सब में ना रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जब रिटर्न होता है ऑफिशियल पेपर एंड रजिस्टर, तो पार्टी जना मना नहीं कर सकती किसी भी प्रॉमिस से, क्योंकि वो रिटर्न में प्रूफ है हमारे पास, ठीक है, ऑथेंसिटी को स्पेसिफाई करता है। तो ये हमारा एक चैप्टर था। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके